तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग ने मास्टर वेईशांग का डिसाइपल बनने से इनकार कर दिया क्योंकि वो फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए वेईशांग भी वहाँ से वापस लौट जाते हैं और अब एक लंबा सफर तय करने के बाद चेनपिंग सुई डायनेस्टी पहुंच चुका था। मगर चेनपिंग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाओपिंग से अलविदा कह सके, इसलिए वो उसे बिना मिले ही रवाना हो गया। बाओपिंग भी उसके लिए काफी ज्यादा आंसू बहा रही थी, मगर फिर उसे रियलाइज हुआ कि उसका यूं मायूस होना उसके मार्शल अंकल को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो भी अपने दिल पर पत्थर रख के आंसू पोंछ लेती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक टावर देख पाते हैं जिसके आसपास एक बैरियर सेटअप किया गया था। साथ ही वहाँ पर हम एक फायर पाइथन को भी देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम चेनपिंग को देख पाते हैं जिसे जैंग कुछ कविताएं सुनाकर उसका दिल बहलाने की कोशिश करने लगा। वो उसे बता रहा था कि इंसान अक्सर उन्हीं चीजों के बारे में फिक्र करते हैं जिनका टेंशन लेने से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें तो जो ये 4 दिनों की जिंदगी मिली है उसे हमने हंसी खुशी से गुजारना चाहिए। जिसके बाद वो चेनपिंग से कहने लगा कि मैंने इस कैरेज में कोई ट्रैप सेटअप नहीं किया, तो आपको यूं बेवजह चलने की कोई जरूरत नहीं। आप कैरेज में बैठकर आराम कर सकते हो। लेकिन चेनपिंग और आराम एक सेंटेंस में नहीं बैठते, इसलिए चेनपिंग ने इसके लिए तुरंत ही मना कर दिया। वेल यहाँ पर चेनपिंग फिलहाल काफी ज्यादा मायूस है क्योंकि उसे बाओपिंग और अपने दोस्तों की यादें सता रही थी और ये बात जैंग भी अच्छे से जानता है। तो जैंग उसके जले पर नमक रगड़ते हुए कहने लगा कि अब पछतावा करने से कोई फायदा नहीं, हम सुई डायनेस्टी से काफी दूर आ चुके हैं, इसलिए आपके बार बार पलटकर देखने से बाओपिंग वापस नहीं आने वाली। मैं तो बस दुआ कर रहा हूँ कि वहाँ पर उन बच्चों को कोई और बुली ना करे क्योंकि उनके साथ कोई सीनियर नहीं। और तभी इन्होंने देखा कि कुछ मछलियाँ इस नदी को छोड़कर दूसरी तरफ ट्रैवल कर रही हैं। दरअसल ये हिल क्रॉसिंग फिशेस थी जो कि पानी के बिना भी 15 दिनों तक जिंदा रह सकती। जैंग कहने लगा कि ये मछलियाँ पानी को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होती, जरूर से यहाँ पर कोई बदलाव हुआ है और इसी वजह से ये सारी मछलियाँ दूसरी लोकेशन को ढूंढ रही। उतने में ही चेनपिंग को एक कलरफुल फिश मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा रेयर थी। जैंग चेनपिंग को बताने लगा कि बड़े बड़े फैक्शंस के पास ऐसी मछलियाँ पाई जाती क्योंकि ये मछलियाँ स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लो को ट्रेस कर सकती। और उतने में ही चेनपिंग ने वो कैरेज एक बंदे के हवाले कर दी। वो उस कैरेज को सेल कर चुका था ताकि अपने आगे की सफर को अफोर्ड कर सके। और अभी दोनों एक टाउन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक मछुआरा क्रैब्स को सेल कर रहा था जिसे देखते साथ ही जैंग कहने लगा कि वैसे तो क्रैब्स के 8 पाँव होते, लेकिन टेक्स्ट में कहा गया है कि उसके 6 पाँव और 2 क्लॉज हैं। और अब जैंग को पुरानी बातें याद आने लगी। जब वो छोटा था तब मास्टर वेईशांग के साथ इसी टाउन में आया। वो कह रहा था कि मेरे मास्टर बिल्कुल भी फेमस नहीं थे, मगर फिर भी उन्होंने इतने सारे रूल्स बनाए कि क्या ही बताऊं। हम दोनों की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, कभी हमें खाने को मिलता और कभी हमें भूखा रहना पड़ता। उतने में ही मास्टर वेईशांग ने अपने हाथ में 3-4 सिक्के देखे। वो जैंग को बताते हैं कि मेरी टीचिंग की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं, अगर मैं किसी को लेक्चर भी देता हूँ तो भी हमें बदले में कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि मैं अपने डिसाइपल का पेट भी नहीं पाल सकता। जिस पर जैंग कहता है मास्टर आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, दरअसल ये कॉमन लोग इतने स्मार्ट नहीं है कि आपकी बातें उन्हें समझ आ जाए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आगे चलकर आपकी टीचिंग इस पूरी दुनिया को शेक कर देगी। कई सारे बच्चे आपके स्टूडेंट्स बनेंगे और आप इस इराक के सबसे ग्रेट सेज माने जाओगे। जिस पर मास्टर वेईशांग हंसते हुए कहने लगे कि बच्चे तुम्हारा तो मस्का मारने का हुनर दिन ब दिन निखरता जा रहा। जिस पर जैंग कहने लगा मास्टर ये कोई मस्के वाली बात नहीं, बल्कि मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ। अब रात के समय जब मास्टर वेईशांग सो रहे थे तब जैंग के पेट से गुड़ की आवाज आने लगी। उसे इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि वो इस भूख को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। यहाँ पर वो मास्टर वेईशांग को आवाज देता है, लेकिन उनसे जैंग को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए जैंग सीधे कमरे से बाहर चला जाता है और थोड़ी देर में वो कुछ कॉइन्स लेके आ गया। मगर उसने देखा कि मास्टर वेईशांग उसी का इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि आज के बाद ना तुम मेरे डिसाइपल और ना मैं तुम्हारा मास्टर। पता नहीं तुम्हारे पास इतने सारे कॉइन्स कहाँ से आ गए, जरूर से तुमने चोरी की होगी या फिर किसी को फंसाया होगा। वेल यहाँ पर जैंग भी काफी ज्यादा मायूस था। उसे बुरा लग रहा था कि उसने अपने मास्टर को डिसअपॉइंट किया। मास्टर वेईशांग निराश होते हुए कहने लगे कि अगर मैं अपने पहले डिसाइपल को भी राइचस पाथ पर नहीं ले जा सकता फिर तो मैं एक मास्टर बनने के लायक ही नहीं। जिस पर जैंग कह रहा था कि मैं ये पैसे वापस लौटा दूंगा,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसमें से बस सिल्वर सिक्के रख लीजिए। आपके ब्रश काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं और उनके बिना तो आप कुछ लिख नहीं सकते। यानी कि आपके पास नॉलेज तो होगा लेकिन उसे दूसरों के साथ शेयर करने का कोई तरीका नहीं। और गाइज यहाँ पर जैंग ने काफी इम्प्रेसिव बात कही थी। अगर एक बंदे के पास नॉलेज है लेकिन वो उसे दूसरों के साथ शेयर ही नहीं कर सकता तो फिर उस नॉलेज का क्या फायदा। जिसके बाद मास्टर वेईशांग उस कॉइन के थैले को उठाकर सीधे मार्केट चले गए और थोड़ी देर बाद जैंग को एक रोस्टेड क्रैब मिल चुका था। यहाँ पर जैंग वेईशांग से कहने लगा कि मैं अकेला इसे नहीं खा सकता, प्लीज आप भी मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। मगर वेईशांग दांतों में दर्द होने का बहाना बताकर उस खाने को स्किप कर देते हैं ताकि जैंग उसे पेट भर खा सके। भले ही वेईशांग को काफी ज्यादा भूख लगी थी मगर फिर भी उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया ताकि उनका डिसाइपल एटलीस्ट एक वक्त का खाना खा सके। जैंग को लग रहा था कि उसने जो सिक्के लाए थे उसी में मास्टर ने खाना परचेस किया, तो मास्टर से पूछने लगा कि आप अपने लिए ब्रश क्यों नहीं लेकर आए। जिस पर वेईशांग कहते हैं कि नॉलेज तो हमेशा मेरे साथ रहेगा, तुम चाहे अपने नॉलेज को कितना ही यूज क्यों ना करो, ये खाने जैसा खत्म नहीं हो सकता। सो गाइस बेसिकली जैंग और मास्टर वेईशांग का रिलेशन काफी ज्यादा यूनिक था। ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे लेकिन बाद में जब सेंट जीशांग ने इन्हें ज्वाइन किया तब सब कुछ बदल गया। तो जैंग एक बुरा इंसान नहीं है, वो बस अपने मास्टर से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। वेल यहाँ पर जैंग ने देखा कि मास्टर अपनी कैलीग्राफी में लिख रहे थे कि क्रैब की 6 पाँव और 2 क्लॉज होते हैं। तो मास्टर को अपना क्रैब उठाकर दिखाने लगा। वो कह रहा था देखिए इसके तो 8 पाँव हैं। तो वेईशांग कहते हैं कि ना, अगर मैंने 6 पाँव लिखे तो फिर 6 पाँव ही होने चाहिए। जो सुनते साथ ही जैंग की हंसी छूट गई। वो कहने लगा कि मेरे मास्टर तो मास्टर है, चाहे फिर वो गलत ही क्यों ना बोले, मैं उनके नॉलेज पर सवाल नहीं उठाऊंगा। और ये सब सुनकर मास्टर वेईशांग को भी हंसी आ गई। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। जैंग ये सारी किस्से चेनपिंग को सुना रहा था। वो अपनी आंखें पोंछते हुए कहने लगा कि काश मैं पुराने दिनों में दोबारा से वापस जा पाता। चेनपिंग भी समझ चुका था कि इस बार जैंग उसे कोई झूठी बात नहीं सुना रहा। और उतने में टाउन में शोर मचना शुरू हो गया क्योंकि इस टाउन की सबसे पावरफुल साओ फैमिली क्रिस्टल लेकर अपने पैलेस की तरफ आगे बढ़ रही थी। और उतने में एक छोटा बच्चा उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। लोग उस बच्चे से कह रहे थे कि जल्दी से साइड में हट जाओ वरना बेवजह कुचले जाओगे। लेकिन वो बच्चा काफी ज्यादा जिद्दी था। वो कह रहा था कि ये रोड मेरे बाप का है, भला मैं साइड में क्यों हटूंगा। तो वो हॉर्स राइडर उसे अपने घोड़े के नीचे कुचलने वाला था मगर चेनपिंग ने फटाफट से जाकर उस बच्चे को साइड में हटा दिया। वेल इस बच्चे का नाम था शाओटांग। वो चेनपिंग से कहने लगा कि इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे हर्ट कर पाए। जिसके बाद वो एकदम नॉर्मल होते हुए चेनपिंग और जैन से कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम इस सिटी में नए आए हो और तुम्हें देखकर ही पता चल रहा कि तुम दोनों भी स्कॉलर्स होंगे। अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुमने जिलान मैंशन को विजिट करना चाहिए। वो तो इस सिटी की सबसे खूबसूरत जगह है जहाँ पर तुम्हें रेयर किताबें पढ़ने को मिलेगी। अब ये सुनते साथ ही चेनपिंग भी क्यूरियस होकर उस मैंशन को देखने लगा। शाओटांग उसे बता रहा था कि भले ये मैंशन काफी ज्यादा स्पेशल है लेकिन यहाँ की साओ फैमिली ने उस मैंशन पर कब्जा कर लिया। वो लोग तो किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने देते। वहीं पर शाओटांग की बातें सुनकर जैंग को कुछ तो भी समझ आ गया। वो कहने लगा कि मैंने सुना था इस टावर के अंदर एक फायर पाइथन भी मौजूद है और वो जल्दी अपनी खाल को उतारने वाला है। पता नहीं तब इस सिटी में क्या तबाही मचेगी। जो सुनते साथ ही शाओटांग इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि अरे वाह, तुम्हारे पास तो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है। तभी चेनपिंग जैंग को बताने लगा कि हम इस मैंशन के करीब नहीं जाने वाले, हमारे पास उतनी एबिलिटीज नहीं है कि उस फायर पाइथन का मुकाबला कर सके। तो जैंग कहता है मास्टर मैं हूँ ना, मैं सारी मुसीबतों को खुद के कंधे पर लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो चेनपिंग कहने लगा ठीक है, अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है तो तुम जा सकते हो। और उतने में ही शाओटांग ने अचानक से रोना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मैं हजारों मीलों का सफर दूर करके इस मैंशन को विजिट करने आया था लेकिन साओ फैमिली के लोगों ने मुझे घायल कर दिया। अब पता नहीं मैं उस मैंशन तक कैसे पहुंच पाऊंगा। जो सुनते साथ ही चेनपिंग उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन जैंग ने तुरंत ही शाओटांग का हाथ थाम लिया। वो चेनपिंग से कह रहा था कि मास्टर आप इस बच्चे की फिक्र ना करें, मैं खुद ही से मैंशन तक पहुंचा दूंगा, तब तक आप सिटी गेट के पास मेरा इंतजार कीजिए। अब ये सुनते साथ ही चेनपिंग हैरान होते हुए जैंग से पूछने लगा कि भला तुम इतने दयालु कब से बन गए। तो जैंग कह रहा था मास्टर मैं अब काफी दिनों से आपके साथ हूँ तो आपकी अच्छाई की बीमारी तो मुझे लगनी थी। राइचसनेस के कीटाणु मेरी बॉडी पर संक्रमण कर चुके हैं,
अब तो मुझे अच्छा बनने से कोई और रोक ही नहीं सकता। और उतने में शाओटोंग ज़ैंग की पीठ पर कूद जाता है। चेनपिंग ज़ैंग से कह रहा था कि मैं बस 2 घंटों तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं अकेले ही यहाँ से चला जाऊंगा। जो सुनकर ज़ैंग कह रहा था कि मेरे मास्टर जितना पत्थर दिल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम शियू को देख पाते हैं, जो कि यूलू को बता रही थी कि चेनपिंग वाकई पत्थर दिल है। देखो तो उसने जाने से पहला हम में से किसी को भी अलविदा नहीं कहा, जिस पर यूलू कह रहा था कि अलविदा कहने का तो सबका अपना तरीका होता है, शायद चेनपिंग अलविदा कहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो शियू से कहने लगी कि तुम तो आजकल चेनपिंग की कुछ ज्यादा ही साइड ले रहे, मेरे ख्याल से चेनपिंग ने तुम्हें कोई हेयर पिन गिफ्ट की होगी। तो यूलू से कहने लगा कि मेरे पास हेयर पिन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हेयर पिन तो तुम्हारी जैसी खूबसूरत बंदी के पास होनी चाहिए। बल यहाँ पर यूलू जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था, यानी कि इन दोनों के दरमियान भी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है। वही दूसरी तरफ लिनहुआ कल्टीवेशन में बिजी था और लिनहुआ उसके पास शिकायत लगा रहा था कि तुम जब से आए हो तब से बस कल्टीवेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो लिनहुआ से बताने लगा कि मैं चेनपिंग को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, अगर मैं पावरफुल बना तो उसे काफी ज्यादा प्राउड फील होगा। मगर लिनहुआ चेनपिंग से काफी ज्यादा नाराज है। वो कह रहा था कि चेनपिंग बिना हमसे मिले ही चला गया, मुझे तो एक बार भी उसे लिटिल मार्शल अंकल कहने का मौका ही नहीं मिला। वही दूसरी तरफ बाओपिंग चेनपिंग का खत बार बार पढ़ती जा रही थी, उसने आज भी क्लास स्किप किया। और उतने में मास्टर शाओडोंग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कह रही थी बाओपिंग तुम तो हर रोज क्लासेस को स्किप कर रही हो, एक स्कॉलर ने कभी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जो सुनते साथ ही बाओपिंग तुरंत ही उस पेड़ से नीचे उतर जाती है। वो कह रही थी कि मैं जानती हूँ मैंने अकेडमी के रूल्स को ब्रेक किया है, तो आप मुझे जो चाहे वो पनिशमेंट दे सकते हो। लेकिन शाओडोंग उसे समझा रहे थे कि केयरलेस होना कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता है, एक सेंट भी कभी केयरलेस नहीं हो सकता, उसके लिए भी रूल्स को फॉलो करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो बाओपिंग ने उनसे वादा किया कि वो आज के बाद किसी रूल को ब्रेक नहीं करेगी। वेल सुई अकेडमी के मास्टर शाओडोंग काफी ज्यादा रहमदिल है। वो बाओपिंग से कहने लगे कि मैं जानता हूँ तुम अपने लिटिल अंकल को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो, मगर तुम फिक्र मत करो, एक न एक दिन तुम्हारी मुलाकात जरूर होगी। और अब बाओपिंग के वहाँ से जाने के बाद मास्टर शाओडोंग सेंट जीशंग को याद करते हुए कहने लगे कि उस बच्चे चेनपिंग में कुछ तो ऐसी बात जरूर होगी जो बच्चा तुम्हें इतना ज्यादा पसंद आया, काश मैं भी चेनपिंग से पर्सनली मिल पाता। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ज़ैंग को देख पाते हैं, जो कि उस टावर के सामने पहुंच चुका था। शाओटोंग उससे पूछ रहा था कि क्या तुम उस टैलिस्मान को हटा सकते हो, तो ज़ैंग ने भी तुरंत ही दरवाजे पर लगे हुए टैलिस्मान को हटा दिया और उसके ऐसा करते साथ ही दरवाजे पर लगा हुआ बैरियर ब्रेक हो जाता है, जो देखकर शाओटोंग तो ज़ैंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो ज़ैंग को बताने लगा कि मैं यू रिवर का यंग मास्टर हूँ और इस कॉन्टिनेंट के वाटर गॉड का काफी अच्छा दोस्त भी, इसलिए मैं जहाँ चाहूँ वहाँ अपनी मर्जी चला सकता, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। और इतना कहते साथ ही शाओटोंग ने सीधे ज़ैंग पर हमला कर दिया, साथ ही वो अपने असली फॉर्म में आ चुका था। वेल ये है ग्रीन पाइथन। उसे देखते साथ ही ज़ैंग काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, मगर शाओटोंग उससे कह रहा था कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। चलो अब मैं उस फायर पाइथन से निपट कर वापिस आऊंगा, तब तक तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। और इतना कहते साथ ही वो मेंशन की तरफ रवाना हो गया, लेकिन उसके जाते साथ ही ज़ैंग ने तुरंत ही उसके स्पेल को ब्रेक कर दिया। वो कह रहा था कि इस बच्चे के सामने नौटंकी करके तो मैं थक चुका हूँ। और अब ज़ैंग उस मेंशन के दरवाजे को बजाने लगा। जैसे एक सर्वेंट ने दरवाजा खोला, ज़ैंग उसे बताने लगा कि मैं एक भटकता हुआ इमॉर्टल हूँ जिसे इस संसार से बिल्कुल भी लालच नहीं। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तभी मुझे तुम्हारे मेंशन से बहुत ही खतरनाक डिमोनिक ऑरा महसूस हुई, तो क्यों ना तुम मुझे अंदर आने दो ताकि मैं उस डिमोनिक ऑरा को खत्म कर दूं। लेकिन उस सर्वेंट ने तो सीधे उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। तो ज़ैंग सीधे उस दरवाजे को एक्सप्लोड करते हुए ज़ीलान मेंशन में एंटर कर देता है। अब उसकी इस हरकत से वहाँ पर कई सारे सर्वेंट्स पहुंच चुके थे जो कि ज़ैंग पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो यहाँ पर ज़ैंग अपने मास्टर वेशांग को याद करते हुए कहने लगा कि हमेशा बातचीत करने से मसले हल नहीं होते। देखिए तो मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब ये खुद होकर ही मेरे सामने आ गए। वही दूसरी तरफ चेनपिंग उस मेंशन पर नजर रखे हुए था, मगर उसे ज़ीलान मेंशन से कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नजर नहीं आती। और उतने में चेनपिंग की उड़न सोड़ से एक छोटी बच्ची बाहर आ जाती है। चेनपिंग तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा शॉक होकर पूछने लगा कि आखिर तुम चीज क्या हो, जिस पर वो बच्ची कहने लगी कि खबरदार मुझे तुमने कोई चीज बोला, मैं इस उड़न सोड़ की स्पिरिट हूँ। मास्टर जीशंग ने मुझे बताया था कि जब भी चेनपिंग मायूस हो तब तुम उससे बात करने के लिए बाहर आ जाना। तो चेनपिंग उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि फिलहाल मैं काफी ज्यादा परेशान
परेशान हूँ। पहला तो मुझे लगता था कि जिनके पास नॉलेज है वो लोग कभी ईवल नहीं हो सकते, लेकिन जैंग को देखने के बाद मुझे पता चला कि ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा ईवल होते। जिस पर वो बच्ची कहने लगी कि अगर जैंग इतना ही ज्यादा ईवल है तो फिर मास्टर वेईशांग ने उसे तुम्हारा डिसाइपल क्यों बनाया? जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि इसका जवाब तो मेरे पास भी मौजूद नहीं। तो बच्ची बताने लगी कि इसका जवाब तो काफी ज्यादा सिंपल है। मास्टर वेईशांग चाहते हैं कि जैंग तुम्हारी संगत में रह के सुधर जाए। और अब हमें जिलान मेंशन का सीन दिखाया जाता है जिसे एक बैरियर से कवर किया था। साथ ही साथ वहाँ पर हम फायर पाइथन को भी देख पाते हैं जो कि उस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, मगर उतने में ही ग्रीन पाइथन शाओटोंग वहाँ पर पहुँच गया। उसने तो आते साथ ही फायर पाइथन पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। वही दूसरी तरफ जैंग का रास्ता रोकने के लिए साओ फैमिली का एल्डर हु अपने दोनों बेटों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। जैंग उनसे कहने लगा कि तुम लोग तो काफी ज्यादा शातिर हो, तुमने यहाँ पर सबसे छुपा कर एक फायर पाइथन को रेज किया ताकि वो यहाँ मौजूद लाइब्रेरी की सारी बुक की सेंस को एब्सॉर्ब कर पाए, और इसी वजह से तुमने जिलान मेंशन को पूरी तरह से सील ऑफ कर दिया ताकि कोई भी स्कॉलर यहाँ पर आ न सके। लेकिन यू रिवर का एक सरपेंट यहाँ पर पहुँच चुका है। उसे ऑलरेडी पता था कि तुम्हारी फायर पाइथन फिलहाल अपनी स्किन को शेड करने वाली है, यानी कि इस वक्त वो काफी ज्यादा कमजोर होगी। तो उस ग्रीन पाइथन ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए है। बस थोड़ी देर में वो फायर पाइथन को फुल्ली डिवावर कर लेगा ताकि उसकी खुद की कल्टीवेशन इम्प्रूव हो जाए। जो सुनते साथ ही साओ फैमिली का एल्डर तो काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि तुम्हें हमारे फैमिली मैटर्स के बारे में कैसे पता चला? जिस पर जैंग कह रहा था कि ये मुझे कहां से पता चला, ये सवाल तुम नहीं पूछ सकते। तुम्हें अच्छे से पता था कि आग और पानी कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर एक फायर पाइथन को पनाह दी। लेकिन अब यहाँ पर रिवर पाइथन आ चुका है जो कि उस फायर पाइथन को खत्म करने के चक्कर में इस पूरे टाउन को तबाह कर देगा। हजारों बेगुनाह लोग इसमें मारे जाएंगे। तो तुमने इस टाउन के लोगों को बताना चाहिए था कि उन्होंने जल्दी से टाउन से बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तुमने तो इस टावर में चल रही फाइट को ही कंसील कर दिया। बाहर बैठा हुआ कोई भी इंसान इस नजारे को देख नहीं सकता। उन बेचारों को तो कुछ भी आइडिया नहीं कि थोड़ी देर में उन पर एक कैटास्ट्रोफी आने वाली है। मेरे ख्याल से तुम इसी तबाही का इस्तेमाल करके इस पूरे कॉन्टिनेंट पर अपना कब्जा करना चाहते हो। जो सुनते साथ ही वो बंदा जैंग पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम हमारे फैमिली की ग्रेट एम्बिशन के बीच में नहीं आ सकते, वरना सबसे पहला तो तुम ही मारे जाओगे। तो जैंग कह रहा था कि मुझे बातचीत करके हल निकालना नहीं आता, मैं सीधे अटैक करके जवाब देता हूँ। इसीलिए अब मैं 3 तक काउंट करूंगा, तब तक यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर जैंग ने 1 काउंट करते साथ ही एल्डर के एक बेटे को खत्म कर दिया। अब ये देखते साथ ही साओ फैमिली काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उसके बड़े बेटे ने तुरंत ही जैंग पर अटैक करने के लिए अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। जो देख जैंग हंसते हुए कहने लगा कि अरे वाह बच्चे, तुम में तो काफी ज्यादा दम है, तुम्हें मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और फिर जैंग ने 2 काउंट करते हुए उसे भी निपटा दिया। साओ हु को पता था कि अब तीसरा नंबर उसका लगेगा, इसलिए वो बंदा फटाफट से वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जैंग सीधा उस मेंशन की तरफ रवाना हो गया। वो अपनी कविताएं करते हुए आगे बढ़ रहा था कि जवानी में हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं होती और बेफिक्र होकर हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इधर उन दोनों पाइथन्स ने टावर में काफी ज्यादा तबाही मचा के रखी थी। अगर इन्हें जल्दी से रोका नहीं गया तो ये पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उतने में फायर पाइथन बुरी तरह से घायल होकर जैंग के सामने पटक जाती है। जैंग उसे बताने लगा कि जब मैं छोटा था तब मेरे ग्रैंडफादर अक्सर मुझे लाइब्रेरी में कैद करते थे ताकि मैं वहाँ पर पढ़ाई कर सकूं, और तुम्हें भी सेम मेरे जैसे ही यहाँ पर कैद करके रखा। अगर मेरे साथ बचपन में ऐसे जुल्म ना होते तो शायद मैं एक ईवल पर्सन ना बनता। खैर मैंने उस ग्रीन पाइथन को यहाँ भेजा ताकि वो तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो साओ फैमिली तुम्हारी पावर्स का फायदा उठाती। तब तक शाओटोंग भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो कहने लगा कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा शातिर निकले। मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, लेकिन असली फायदा तो तुमने मेरा उठाया। खैर अब बात यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना एक डील करे। इस फायर पाइथन को डिवावर करने में मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हें आजाद करूंगा। मगर उतने में जैंग ने अपना इंक स्टोन बाहर निकाल लिया। वेल इस इंक स्टोन में ऐसी पावर थी कि इस दुनिया के हर एक सरपेंट और ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। तो उसी की पावर का इस्तेमाल करते हुए जैंग ने फायर पाइथन को एक ह्यूमन में बदल दिया। वो बताता है कि तुम दोनों को इस इंक स्टोन में कैद रहना पड़ेगा, मगर तुम्हारे ह्यूमन फॉर्म्स आजाद होंगे। अब फायर पाइथन ने तो तुरंत ही उसकी बात मान ली थी, लेकिन शाओटोंग काफी ज्यादा जिद्दी है। वो तो मौका मिलते साथ ही तुरंत ही वहाँ से भाग निकला, मगर जैंग अपना इंक स्टोन उसके पीछे रिलीज कर देता है। जिसके बाद वो फायर पाइथन को लेकर टाउन में पहुँच चुका था। मगर यहाँ आते साथ ही उसे पता चला कि चेनपिंग तो यहाँ से जा चुका है, इसलिए वो मायूस होते हुए इस फायर पाइथन से कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा था और देखो
देखो इस चक्कर में मेरे मास्टर मुझे छोड़कर चले गए। अब पता नहीं वो मुझे कहाँ मिलेंगे। लेकिन उतने में ही चेनपिंग उसके सामने आ गया। जैंग को तो उसे अपने सामने देखते साथ ही उसकी जान में जान आ गई। वो कहता है मास्टर इस बार मैंने ज्यादा खून खराबा नहीं किया, बस 2 लोग ही मारे गए। उन्हें मैंने बोला था कि भाग जाओ मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि हाँ कोई बात नहीं। जो सुनते साथ ही जैंग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि चेनपिंग उस पर बिल्कुल भी नाराज नहीं था। वो कहता है जैंग तुम एक ईवल पर्सन तो हो मगर मेरे मुकाबले 1000 गुना स्मार्ट भी। तुम्हें अच्छे से पता है कि लोगों से डील कैसे करनी चाहिए। इनफैक्ट तुम सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हो और इसीलिए मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। जिस पर जैंग कहने लगा मास्टर आप खुल के बताए कि आप मुझसे क्या चाहते हो। तो चेनपिंग कहने लगा कि मेरी तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा दिल हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम सुई कैपिटल जाकर बाओपिंग और दूसरे बच्चों को प्रोटेक्ट करो। सबको पता चलना चाहिए कि उन बच्चों को पावरफुल बंदों का सपोर्ट है ताकि फिर उन्हें वहाँ पर कोई बुली नहीं करेगा। अगर तुम मेरे लिए इतना कर दो तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते साथ ही जैंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है मास्टर मैं जानता ही था कि आप मुझे सुई कैपिटल में भेजने वाले हो, इसलिए मैंने आपके लिए एक तोहफा प्रिपेयर किया। ये है फायर पाइथन। ये बुक एसेंस को एब्सॉर्ब करके ही ग्रो हुई है। भले ही इसके पास कल्टीवेशन ना हो मगर ये स्मार्ट है और रहम दिल भी, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट बुक अटेंडेंट बन सकती है। और वो ग्रीन पाइथन काफी ज्यादा गुस्से वाला है, तो उसके गुस्से का इस्तेमाल करके रिवर्स और माउंटेन को क्रॉस करना आसान हो जाएगा। उतने में ही शाओटंग वहाँ पर आकर पटक जाता है। वो समझ गया था कि जैंग से पंगे लेना बिल्कुल भी सही नहीं, तो तुरंत ही कहने लगा कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ काफी ज्यादा बदतमीजी की। और अब वो भी जैंग के इंक स्टोन में चला जाता है जहाँ पर अब 3 क्रीचर्स जमा हो चुके थे। जैंग इन दोनों को बताने लगा कि मेरे मास्टर लीजू हेवन केव के काफी बड़े रईस हैं। अगर तुमने उन्हें रास्ते में अच्छे से सर्व किया तो तुम्हें बढ़िया सा रिवॉर्ड मिलेगा। वहीं पर चेनपिंग फायर पाइथन को बताने लगा कि मैं तुम्हें ड्रैगन की गोल्ड स्टोन गिफ्ट करूंगा जिससे तुम्हारी पावर इंक्रीज हो जाएगी। जो सुनते साथ ही ग्रीन पाइथन ने तुरंत ही उसे मस्का मारना शुरू कर दिया। वो चेनपिंग के सामने सिर झुकाते हुए कहने लगा कि मालिक आप तो बड़े ही दयालु हो। अगर आपको अपना बिस्तर गर्म रखने के लिए कोई बंदी चाहिए तो बस मुझे इशारा कर दीजिए, मैं अभी किसी को उठा के लाऊंगा। जो सुनते साथ ही बेचारी चेनपिंग ने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया। वहीं पर वुडन सोर्ड की स्पिरिट जैंग से कहने लगी कि मेरे मास्टर ने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया है, तो मैं तुम्हें मास्टर वेशांग का एक पैगाम सुनाना चाहूंगी। उनके एक डिसाइपल ने उनसे कहा था कि क्रैब के 6 पैर और 2 क्लॉज नहीं होते, ये तो गड़बड़ी है। तो मास्टर वेशांग ने आज उसका जवाब भेजा। वो कह रहे थे कि वो एक गरीब डिसाइपल थे जिसके चलते उनके पास कोई पैसे नहीं और इसी वजह से वो अपनी जिंदगी में कभी क्रैब खरीद ही नहीं पाए। तो उन्हें पता ही नहीं था कि क्रैब के 6 पैर होते हैं या फिर 8 पैर। जो सुनते साथ ही जैंग इमोशनल होकर हंसने लगा। और अब यहाँ पर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर वेशांग ने जैंग ने दिए हुए पैसों से क्रैब नहीं खरीदा था, बल्कि उनके पास जो 2-3 सिक्के बचे थे उसी में से उन्होंने एक मछुआरे से क्रैब खरीदा। वो बंदा तो इतने से पैसों में बिल्कुल भी क्रैब नहीं देना चाहता था, लेकिन मास्टर वेशांग ने उसकी काफी ज्यादा खुशामद की, उसके सामने रिक्वेस्ट करी। तब जाकर उस बंदे ने उन्हें एक क्रैब दे दिया। और ये सब जैंग ने भी चुपके से देख लिया था। उसे अपने मास्टर के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। सो इससे हमें पता चलता है कि सेंट वेईशांग जैंग से कितना ज्यादा प्यार करते थे। उन्हीं सारी बातों को याद करके जैंग काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो कहता है कि मैं अपने पहले मास्टर के साथ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रह पाया, लेकिन अब मैं अपने नए मास्टर को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। सो इस तरह से चेनपिंग और जैंग के बिछड़ने का वक्त हो चुका था। चेनपिंग उसे बताने लगा कि मेरे एब्सेंस में खुद का ख्याल रखना। तभी जैंग उसे कहता है कि मास्टर मैंने आपसे एक बात छुपा के रखी। दरअसल वो हेयरपिन वाली लेडी और उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, मैंने उन्हें बचा लिया था, मगर ये बात मैंने आपको नहीं बताई, मैं आपको तंग करना चाहता था। मगर चेनपिंग उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जैंग ने पूरे दिल से उसके सामने रिस्पेक्ट पेश की, जिसके बाद वो इंकस्टोन में मौजूद एंसेस्टर ड्रैगन को समन कर लेता है। वो कह रहा था कि क्या आप मुझे सुई अकेडमी तक पहुंचा दोगे? जो सुनते साथ ही वो एंसेस्टर अपने ड्रैगन फॉर्म में अपीयर हो गए और एक राजा जैसे जैंग उस पर सवार होकर अकेडमी की तरफ रवाना हो गया। उसे जाते हुए चेनपिंग ने भी देख लिया था। ग्रीन पाइथन उससे कहने लगा कि मास्टर ये बंदा बड़ा ही बेरहम है। तो चेनपिंग उससे कहता है कि ना तुम उसके बारे में कुछ नहीं बोलोगे,
वो मेरा डिसाइपल है। सो यहाँ पर हमें जैंग और चेनपिंग के दरमियान एक बॉन्डिंग डेवलप होते हुए दिखाई गई। वहीं दूसरी तरफ सुई एकेडमी में मास्टर लियो अपने साथियों को बता रहे थे कि जीशांग के डिसाइपल्स बिल्कुल भी किसी काम के नहीं, वो ना पढ़ाई करते हैं और ना ही दूसरे बच्चों से बात करते हैं। जिस पर मास्टर शाओडोंग जवाब देते हुए बता रहे थे कि जीशांग हम सबके मुकाबले काफी ज्यादा स्मार्ट था, उसके जितना नॉलेज हम में से किसी के पास भी नहीं हो सकता। अरे तीनों बच्चे उसके फेवरेट थे तो उन्हें थोड़ा सा वक्त दो। वही दूसरी तरफ लिनहो अपने क्ले फिगर्स लेकर बाओपिंग की तरफ जा रहा था, मगर रास्ते में एकेडमी के दूसरे डिसाइपल्स ने उसकी पिटाई लगा दी। जब वो बाओपिंग के पास गया तब उसके चेहरे पर चोट लगी थी, साथ ही उसके सारे क्ले फिगर्स भी गायब थे। तो बाओपिंग उससे पूछती कि बताओ तुम्हारे पपेट्स कहाँ चले गए। अब जैसे लिनहुआ ने उसे उन बच्चों का नाम बताया, बाओपिंग तुरंत ही उनकी धुलाई करने रवाना हो गई। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।